हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। तो 30 क्वेश्चन आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी करेंगे, ताकि नेक्स्ट अगर हम लोग फिर से ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन करेंगे तो इजीली हम लोग से सॉल्व हो। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को तो लास्ट तक देखिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है ना। तो सबसे पहले प्रसार शांत और एक अशांत होता है, शांत और अशांत होता है ना। तो जो चीज़ें शांत है, तो शांत होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? जो हर का जो फैक्टर आए, हर का जो प्राइम फैक्टर है, हर का जो गुणनखंडन है, या तो 2 ही सिर्फ होना चाहिए, या तो सिर्फ 5 होना चाहिए, या तो फिर 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। कहने का मतलब आपका अगर 2 दी पावर n दिखे, 2 दी 5 दी पावर m दिखे, या फिर 2 पर n इंटू 5 दी पावर m दिखे, इस तरह अगर आपको अगर फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 और 5 का ही दिखे तो वो चीज़ें क्या होती है? शांत होती है। अन्यथा 2 5 के साथ अगर 3 आ जाता है, 6 आ जाता है, या फिर 7 समथिंग एल्स कुछ भी आए ना, तो वो चीज़ें अशांत हो जाती है। शांत के लिए सिर्फ यही 3 कंडीशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये कंडीशन और यहाँ मान लीजिए 3 है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 2 या 5, या सिर्फ 2 सिर्फ 5, या फिर 2 और 5 का हर का फैक्टराइजेशन होना चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन में जो पहला जो ऑप्शन है आपका 15/6000 है ना, सॉरी 100 है, 1600। तो इसमें से 15, देखिए इसको 16 इंटू हम लोग 100 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ये 16 का हम लोग 2 दी पावर 4 लिख सकते हैं, और ये 100 को हम लोग 2 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर है ना, ये क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ आपको क्या दिख रहा है? देखिए 252 मतलब 2, और मान लीजिए इसको इस तरह लिखते हैं हम लोग 2 दी पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब ये बेस सेम रहने पर पावर क्या हो जाती है? जुट जाती है। तो 2 दी पावर 6 कर दिया और 5 का, मतलब 2 और 5 दिख रहा है। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी चीज़ें क्या है? अशांत है। तो आपका आंसर क्या? 1 नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जी, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो इसमें जो फिगर में दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ से इस तरह करके इस तरह। तो ये शून्यकों की संख्या फिगर वाला चीज़ें हम लोग पढ़ के रखें कि एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में द्विघात समीकरण कौन है? तो पहला नंबर जो ऑप्शन है उसी को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो जो दिया हुआ है x³ माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 पर क्यूब। तो इस तरह हम लोग को तो पता नहीं चल रहा है, इसको सॉल्व करते हैं तब फिर चेक करेंगे कि द्विघात है या फिर नहीं है। तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस b का होल क्यूब होता है, क्या होता है? और a³ माइनस b³ माइनस 3 ए स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग x³ माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x³ माइनस 1
-3x ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस ना, तो 3x। तो ये चीज़ें और ये चीज़ें कट गया, इधर से ये और ये कट जाएगा, तो -x², इसको इधर लेंगे तो +1 = 0। तो यहाँ ध्यान दीजिए, x पर स्क्वायर दिखे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन में आपको पता चल गया कि ये नंबर ही द्विघात आ रहा है, तो ये 3 का क्या आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। जी चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो एक चीज़ मैंने ये चीज़ें बता के रखा है आप लोगों को कि अगर आपको पूछ लिया है cot 44 डिग्री और tan 46 डिग्री का मान, है ना, तो एक चीज़ मैंने बता के रखा है कि ऑब्जेक्टिव में ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग का एक क्वेश्चन तो इस तरह से तो देगा ही देगा। कॉट दिया क्या, हाँ जी। तो आपको क्या करना है, जब हम एक पहला जो मेरा पार्ट 1 का सीरीज था उसमें मैंने बताया है ऑब्जेक्टिव वाला में कि जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिवाइड में रहेगा ना, इसका आंसर हमेशा 1 करना आप लोग, है ना। ये यूनिवर्सल सही नहीं है, बट आप लोग क्या करना, ये 1 करना, क्योंकि ये दोनों जोड़ने पर देखो 90 हो रहा है ना, तो इसको ये ट्रायंगल, ये फार्मूला भी यहाँ 90 माइनस थीटा वाला करेंगे ना, तो ये चीज़ें कट जाती। अगर यही चीज़ अगर आपको ये दे देता cot 44 डिग्री माइनस tan 46 डिग्री, तो इसका आंसर आप लोग को क्या करना था, 0 करना था। तो बटा में रहेगा तो 1 और माइनस में रहेगा तो 0, तो इसका आंसर बिल्कुल ए नंबर ही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन समांतर श्रेणी है। तो ठीक है, चेक करिए कौन समांतर श्रेणी है। तो ए नंबर में देखिए दिया है 2, 4, 8 और 16, है ना। तो समांतर श्रेणी के लिए चेक करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, A2 माइनस A1 = A3 माइनस A2, ये चीज़ जानते हैं, जिसमें A2 कितना है आपका 4, A1 है 2 और A3 कितना है 8। इसको ठीक है, इसमें पुट करते हैं तो 4 - 2 = 8 - 4, ये 2 और ये 4 ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो द्विघात आपका समांतर नहीं होगा। एक नंबर तो गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर दिया है A² A³ A⁴, तो यहाँ भी एकदम सेम यही चीज़ लगाएंगे, तो ये स्क्वायर माइनस ये इक्वल टू A³ माइनस ये स्क्वायर, तो ये चीज़ें तो इक्वल नहीं हो रहा, आप तो ये घटेगा ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ें भी आपका इक्वल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, सी नंबर, 3/2 1/2 -1/2 -3/2 इस तरह करके, इसको A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो -2, यहाँ पे इसको 2 करेंगे तो -1 मतलब माइनस ये कट जाएगा तो -1, ये कटेगा तो -2/2। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए, ये भी कट के -1 = -1, तो ये चीज़ें आपका इक्वल हो गया। इसका मतलब सी नंबर आपका आंसर क्या होगा, इसका सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको दिखता होगा, r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये चीज़ें सबको पता है कि πr² होगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। इसमें क्या डिस्क्राइब करूं, तो इसका आंसर 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिर दूसरा चीज़ में बताएंगे, मतलब बोर्ड साफ करके। 7 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। ये आपका सर्कल हो गया, क्लियर ना। 7 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सर्कल हो जाएगा और इसके अंदर मान लीजिए कोई बिंदु ले लेते हैं, तो इस बिंदु से स्पर्श रेखा कहीं नहीं खींची जा सकती। स्पर्श रेखा तो ये होती है ना जो वृत्त को टच करके निकलता है, क्लियर ना। तो
वृत्त के बाहर रहे तो कोई स्पर्श रेखा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बस अंदर में रहेगा तो कभी भी स्पर्श रेखाएं नहीं होती है, अंदर से स्पर्श रेखाएं नहीं होती है, अंदर से प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। और प्रतिच्छेदी रेखा कितना खींच सकते हैं हम लोग? अनंत खींच सकते हैं। बट आपसे प्रतिच्छेदी रेखा नहीं पूछ के आपसे स्पर्श रेखा पूछा है, जो एक भी नहीं खींच सकते हम लोग, तो 7 का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर ना? तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल तो काफ़ी आसान रहता है, सिर्फ थोड़ा सा थ्योरी आपको जानना पड़ेगा, है ना। और कुछ जितना भी टॉपिक आपने पढ़ के रखा है तो उसी में से क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो चूंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है ऑब्जेक्टिव में, तो थोड़ा तो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन रहेगा, इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो सिर्फ मेरे चैनल के साथ बने रहें। टोटल जितना तरह का समस्या आएगा ऑब्जेक्टिव में, इसके बाद में मॉडल सेट 3 जो अभी ऑलरेडी जैक बोर्ड ने रिलीज़ कर दिया है, तो उसको मैं सॉल्व कराऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा, है ना। तो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो एलसीएम 12 का क्या होता है? 1 × 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, 12 का फैक्टर। 15 का 1 × 2 3 हो जाएगा ना, 3 × 5। और 21 का हो जाएगा 1 × 3 × 7, है ना। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन हो उसको लिखना है और जो रेस्ट है उसको भी लेते हैं हम लोग, कॉमन प्लस रेस्ट। तो इसमें कॉमन तो 1 हो रहा है, और क्या क्या हो रहा है देखिए, ये 3 आपका कॉमन दिख रहा है, तो 3 हो गया। बाकी कहीं कॉमन नहीं है, तो जो रेस्ट है उसको लिख देंगे। तो यहाँ 2 × 2 लिखेंगे, यहाँ 5 × 7 लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। 35 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 70, है ना। और 70 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 140, और 140 को 3 से करेंगे तो 14 3 जा 40, 20, मतलब 420 कहीं दिख रहा है क्या? जी, बी नंबर दिख रहा है, तो 8 का बी हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है 4 और 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4 और अल्फा × बीटा दिया हुआ है 1। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा बीटा = 0। इसको सॉल्व करने के बाद जो पार्ट बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। तो x² - अल्फा प्लस बीटा = 4 प्लस अल्फा और बीटा 1 = 0। तो द्विघात बहुपद ये वाला होता है ना, इक्वल के इधर वाला, क्योंकि इक्वल अगर दिया रहेगा तो समीकरण हो जाता। तो ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। इस तरह कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको x² - 4x + 1, जी बिल्कुल डी नंबर में दिख रहा है, तो डी नंबर 9 का डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक। मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलत करके रखा, पता नहीं क्यों गलत किया, है ना। इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए कब? जब ये समीकरण हो तो इसको समीकरण बना दीजिए। अब ध्यान दीजिए, x² - √3 का स्क्वायर करेंगे = 0, इसको a - b × a + b करेंगे = 0, क्योंकि a² - b² = a - b × a + b फार्मूला होता है ना। अब क्या करना है, x - √3 बराबर एक बार 0 करना है, एक बार x + √3 बराबर 0 करना है। यहाँ से x बराबर √3 होगा, यहाँ से x बराबर -√3 होगा। अतः √3 और माइनस, आगे माइनस में दिया है तो क्या, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज़ है। ये कहीं अगर दिख रहा है तो आपका आंसर यही होगा। तो बिल्कुल ये चीज़ें बी नंबर में दिख रहा है, तो 10 का बी हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। बहुत स्टूडेंट इसको डी लगाया हुआ है, तो इसका डी आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या आंसर होगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है
2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विभक्तर। 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विभक्तर, और विभक्तर d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। यहाँ से तो बहुत क्वेश्चन द्विघात समीकरण से आ रहा है, इसको समझ के रखना है। b² मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये के जगह 2 और c के जगह पर 3, तो ये हो जाएगा 16 माइनस ये 8 और 3 जा 24, और ये हो जाएगा -8। तो -8 अगर कहीं दिख रहा होगा तो आंसर -8 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 11 का बी नंबर इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर 12 नंबर क्वेश्चन द्विघात समीकरण से देख के रखा है, तो समझेंगे इस क्वेश्चन को कि एक्चुअली कैसे सॉल्व करना है इसको। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन। तो बोला है कि द्विघात समीकरण जो है उसका मूल समान है, तो मूल समान होता है कब, जब d मेरा d बराबर 0 होता है, और जब d का वैल्यू पॉजिटिव में आने लगता है ना, तो वो चीज़ें क्या होगा, मूल मेरा भिन्न भिन्न होता है, और जब d का वैल्यू नेगेटिव में आता है तो वो चीज़ें मेरा क्या होने लगता है, काल्पनिक संख्या होने लगती है। तो बोला है मूल समान है, तो मूल तब समान होगा जब d इक्वल टू 0 होगा। तब पूछा है आपसे कि c का मान क्या होगा। मूल समान हो तो c का मान पूछ लिया आपसे, ठीक है, c का मान हम लोग निकालते हैं। तो इसमें मूल नहीं पूछा है आपसे, c का मान पूछ लिया है। ठीक है, ध्यान देना, d इक्वल टू 0 ना, तो d के जगह पर हम लोग b² माइनस 4ac लिख सकते हैं, और बराबर 0। तो b अब यहाँ से ध्यान दीजिए, b² को सॉरी यहाँ -4ac बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो -b², ये माइनस और ये माइनस कटा, तो यहाँ से c बराबर क्या होगा, b²/4 ये। तो कहीं भी आपको ये दिख रहा है क्या, b²/4 ये, तो जी बिल्कुल डी नंबर है इसका, 12 का डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, है ना। आपसे बहुत स्टूडेंट इसमें ये बनाया है कि इसका मूल, आपसे मूल नहीं पूछा है, सी का वैल्यू पूछा था, तो सी का वैल्यू ये हो जाएगा। क्लियर ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो वह कौन सा त्रिभुज है। बिल्कुल ये चीज़ें सबको पता है कि समकोण त्रिभुज में ही कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब और आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज। और यहाँ से तो आपका तो पाइथागोरस भी तो यही लाइव बोलता है कि कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है ना समकोण त्रिभुज में, और इसका आधार और लंब का स्क्वायर के योग के बराबर होता है, तो बिल्कुल समकोण त्रिभुज हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 13 का आंसर डी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। 14 नंबर, एक्स अक्ष से बिंदु P 8 और 12 की दूरी क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, आप ये क्वेश्चन को समझना है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस से दूरी ना किस पॉइंट का, मान लीजिए ये पॉइंट यहां बोला है 8 और 12, इसका मतलब इधर से 8 तो यहाँ है, 8 यहाँ है ना, 8 और 12 यहाँ पर है, तो यहाँ से दूरी पूछा है। अरे यार 1 2 3 इस तरह करके इस जगह 8 होगा, यहाँ पर 1 2 3 इस जगह करके यहाँ 12 होगा,
तब ना ये पॉइंट हम 8 लिए हैं और 12 लिए हैं। तो आपसे दूरी पूछा है ना एक्स एक्सिस से, तो ये जो दूरी है ये दूरी होगी आपका, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ से यहाँ कितना है 12 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12, है ना, वाई एक्सिस वाला। जब आपसे एक्स एक्सिस से पूछेगा तो वाई एक्सिस वाला आंसर बोलना, और जब वाई एक्सिस से पूछ देगा तो एक्स एक्सिस वाला आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, लेवल ठीक है, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, बट ये चीज़ें अच्छा है। तो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह तो रहेगी ही, तो थोड़ा सा ध्यान दे के रखना है आप लोगों को। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दे के रखा आपसे हो कि निम्न में किसका मान सबसे अधिक है, और ऑप्शन में दिया हुआ है tan 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री और cos 90 डिग्री। अब इसमें से किसका वैल्यू ज़्यादा है, एक सेकेंड, तो देखते हैं किसका वैल्यू ज़्यादा है। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का 1, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और इसका होता है 1/2 30 का, और इसका होता है 0। अब बोला है किसका कौन बड़ा है इनमें से, तो आपको यहाँ देख के ही लग रहा है 0 तो 1 से छोटा है, ये तो होगा नहीं। ये देखो 1 के नीचे कुछ डिवाइड कर रहे हैं, 1 के नीचे डिवाइड कर रहे हैं, जबकि यहाँ 1 तो अकेले है, मतलब 1 के कंपेयर में ये सब तो छोटा ही है, इसका मतलब बड़ा कौन है 1 है ना। तो ऐसे भी आप 1 को 2 से 1/2 मतलब क्या 0.5, इसका मतलब क्या 1, यहाँ तो 1 को अगर √2 का वैल्यू कितना होता है 1.24, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग निकलेगा। तो ये आंसर तो आपका सबसे बड़ा यही ना दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा tan 45। बिल्कुल ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा tan 45। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर, हाँ, 9 sec स्क्वायर a-9 tan स्क्वायर, ये इसका क्या वैल्यू दे के रखा है, 1 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 8 दिया और 0 दिया। तो सबसे पहले इसको 9 कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये तो बिल्कुल आपका बुक का ही चीज़ें है। अब देखिए सेक स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये फार्मूला से 1 होता है, तो 1 × 9 = 9, तो 16 का आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए भुजा वाले घन का आयतन, ये सभी को पता है ना, घन का आयतन, ये अगर भुजा ए है तो भुजा क्यूब होता है, तो भुजा ए है इसका क्यूब कर देंगे, तो इसका आंसर कितना नंबर हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये कितना, ये घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है, भुजा पर क्यूब, तो भुजा मेरा ए दे के रखा है, उस पर क्यूब करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, कहीं दिख रहा है जी, बिल्कुल बी नंबर दिख रहा है, तो ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये सारा चीज़ मेंसुरेशन क्लास 9 का दे के रखा है। इसके बाद वर्ग अंतराल, हो 60 to 80 का वर्ग चिन्ह पूछा है, तो वर्ग चिन्ह क्या करते हैं, निम्न सीमा और उस सीमा को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब इसी को जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70, बिल्कुल 70 आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर बी में दे के रखा है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता हम बता के रखे हैं कि अगर निश्चित घटना हो तो प्रायिकता 1 होता है, और अनिश्चित घटना हो तो प्रायिकता 0 होता है। तो यहाँ निश्चित है कि अनिश्चित, तो निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होगा, और बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 20 का सही हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिर ये सेट टोटल समझ में आया होगा, और आप लोग इस पेपर का अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग मिला सकते हैं कि मैं 30 में कितना नंबर आपका आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
21 नंबर जो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो 21 में क्वेश्चन देके रखा है, अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड से था। तो क्वेश्चन है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है, अद्वितीय होता है कि अनेक होता है। तो ये बिल्कुल अद्वितीय होता है, बराबर बिल्कुल नहीं होता है, ये चीज़ें हर जगह बराबर नहीं होती है, तो अद्वितीय हो जाएगा। अनेक कहने का क्या मतलब है कि A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इसमें प्राकृत संख्या बोला है तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसको यहाँ 1/2, यहाँ 2/3, यहाँ 4/5 करते हैं तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, पहले ही कट हो जाएगी। और जब पहले कट होता है तो क्या होता है, अद्वितीय होगा, मतलब कोई एक हल हो सकता है ना। तो बिल्कुल ये इसका आंसर नंबर ये अद्वितीय हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर में बोला है पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। ये क्लास 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का अगर पाई का वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं ना 22/7, तो 22/7 मेरा परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में रहता है तो वो परिमेय संख्या हो जाता है। और यहीं अगर हम लोग 3.14 लिखते हैं ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ही होती है। लेकिन पाई का अगर टोटल वैल्यू अगर न्यूमेरिक में लिखे ना, ये करके इस तरह करके लिखते जाएं, इस तरह करके ना, तो ये अपरिमेय होता है। लेकिन हम लोग परिमेय के रूप में ही क्या करते हैं, यूज करते हैं पाई का वैल्यू, है ना। तो याद रखना कि पाई का वैल्यू हम लोग जो यूज करते हैं वो परिमेय के रूप में करते हैं। और परिमेय के रूप में करेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट में आया, एग्जैक्ट में लगभग में आएगा। और ये चीज़ें सॉल्व भी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या क्या होगा, अनंत तक चलते रहेगी, ये डिफिनिट करता नहीं यार, ये डिफिनिट कर देता है। इसीलिए मेंसुरेशन में आपका आंसर डिफिनिट निकालने के लिए हम लोग पाई का जो वैल्यू है 22/7 और 3.14 वो हम लोग परिमेय के रूप में यूज करते हैं। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देना है। इसके बाद 23 नंबर में दिया है A1 और A2, B1 और B2, और यहाँ कट कर दिया है और बोला है कि यह अनेक हल होगा कि अद्वितीय हल होगा। एक चीज़ को ध्यान देना, यहाँ से एक बार थ्योरी लिखा देते हैं हम। A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 B3 B2 B1। इसके बाद A1 A2 क्या कर रहे हैं हम, गलती लिख दिए क्या जी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, फिर B1/B2 इक्वल टू C1/C2, और तीसरा नंबर A1 A2 B1 B2 इक्वल टू C1/C2। तो जब कहीं कुछ काटा हुआ नहीं रहे ना, तो वो अनेक हल होता है। और जब पहला कट जाए, फर्स्ट में ही कट जाए, तो अद्वितीय होता है। याद रखिएगा इस चीज़। और बार बार आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है, अद्वितीय होगा कि अनेक होगा। तो अनेक में पहले कटेगा, और अनेक में कहीं भी कटेगा नहीं, और अद्वितीय में क्या होगा, पहले कटेगा। और जिसका ये अगर लास्ट में कटेगा ना, तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। तो अगर लास्ट में कटेगा तो कोई हल नहीं। तो यहीं से क्वेश्चन बार बार बन रहा है। तो देखिए ये पहले ही कट गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। तो 23 का अद्वितीय आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है ये x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं। तो मूल बराबर कब होता है, जब d बराबर 0 होता है। और d को हम लोग b² माइनस 4ac लिख सकते हैं, और यहाँ बराबर का बराबर 0 का 0, इस तरह का ऑप्शन दिख रहा है, तो वही आपका आंसर होगा जी। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, यही आपका आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और 25 नंबर क्वेश्चन है b² माइनस 4ac को क्या बोलते हैं। और ये इतना बराबर d ना, d बराबर ही होता है ना, b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनांट मतलब d को हम लोग विविक्तर बोलते हैं, विविक्तर
क्या बोलते हैं, विविक्तर। तो ये आंसर हो जाएगा इसका विविक्तर। इसके बाद इसको साफ कर लेते हैं, इसके बाद समझते हैं हम लोग चीज़ों को, नहीं तो फिर गैदरिंग हो जाएगा ना, तो फिर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके बाद जो 26 नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये सर्कल है और ये स्पर्श रेखा है, और दोनों का अभयनिष्ठ बिंदु ये होता है ना, इस सर्कल का भी ये और इस स्पर्श रेखा का भी ये। तो अभयनिष्ठ यही बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। ये चीज़ को याद रखना है। तो याद रखने की क्या जरूरत है, अगर रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है तो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा, और स्पर्श कर रहा है तो स्पर्श बिंदु होगा। सिंपल सी तो बात है, तो स्पर्श बिंदु हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रथम पद का सार्वयंतर समान हो। अरे यार, सार्वयंतर का चीज़ हम लोग कहाँ सीखते हैं, हम लोग सार्वयंतर कहाँ पढ़ते हैं, एपी में पढ़ते हैं ना। तो एपी को क्या बोला जाता है, समांतर श्रेणी। तो इसका आंसर समांतर श्रेणी होगा। और आपका एक चीज़ ध्यान देना, गुणोत्तर श्रेणी तो आपका सिलेबस में है ही नहीं, जीपी तो है ही नहीं। तो ये चीज़ें, तो इसका आंसर आप गुणोत्तर श्रेणी तो मार ही नहीं सकते, है ना। जब 11 जाओगे तो पढ़ोगे जीपी क्या होता है, उसमें रेशियो इक्वल होता है ना। कॉमन रेशियो वहाँ इक्वल होता है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंट इक्वल होता है। ये समांतर श्रेणी हो जाएगा इसका आंसर। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, सभी सर्वांगसम आकृतियां डैश होती, समरूप या समपाती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान देना, सर्वांगसम समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप सर्वांगसम नहीं होता है। याद रखना, कोई चीज़ सर्वांगसम है तो वो समरूप है, लेकिन समरूप कभी सर्वांगसम नहीं होता है। तो समरूप क्या होता है, तो समरूप जब होगा तो समानुपाती होता है। तो एक चीज़ याद रखना, समरूप के लिए तो वर्ड समानुपाती ही होता है। तो इसका आंसर तो यहाँ सर्वांगसम बोला है, तो सर्वांगसम समरूप हो सकता है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर ना। 29 नंबर क्वेश्चन, और इसके बाद 30 नंबर, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। काफ़ी आसान है। साइन ना, ये यहाँ लिख दिया मिस्टेक से, ये नहीं होगा। क्वेश्चन सिर्फ ये होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये बच्चा को पता है ना फॉर्मूला, ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा आंसर हो जाएगा। इसके बाद काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में ये चीज़, किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी होना और उस चीज़ का प्रोबेबिलिटी नहीं होना हमेशा 1 के बराबर होता है। ये चीज़ हम पढ़ा के रखे हैं हम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बिल्कुल एक और 0 दिया है तो 1 हो जाएगा। तो थैंक यू। ये टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग करें। इसके बाद अभी सीरीज में टोटल 30 सीरीज में अभी हम लोग सीरीज नंबर 26 जो कल करेंगे सर, ये प्रायिकता से रिलेटेड है चीज़ें। और अभी ये टोटल मिला के हम लोग 2 ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए। उसके बाद कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट और 2-4 आ जाए, ताकि आप लोग को 2-4 देखते देखते आप लोग को सारा चीज़ें समझ में आ जाए कि किस सेक्टर से क्वेश्चन आ रहा है। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन आ रहा है, निर्देशांक से। तो निर्देशांक क्लास 9 में एक बार हम 9 का चीज़ें को देख लेना है। उसके बाद क्लास 9 से मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने ऑलरेडी क्लास 9 में बच्चे सबको मेंसुरेशन पढ़ा के रखा है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु। तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो क्लास 9 का चीज़ें आपको दिखेगा। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा थ्योरी देख लेना, ताकि आपका 2-3 नंबर जो मेंसुरेशन से क्लास 9 से आ रही है वो चीज़ें आपको दिक्कत ना करे। तो क्योंकि इस बार सिर्फ तो इस सेट में आपको डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया है कि घन का क्या आयतन होगा, बेलन का क्या आयतन होगा, शंकु का क्या आयतन होगा। तो हो ना हो एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछे, आपको कुछ रेशियो टाइप का क्वेश्चन या 2 गुना 3 गुना करके पूछे। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर आपको मैथ में
चाहिए ना 100 में 100, तो इसके लिए आपको वो चीज़ें थोड़ा देख लेना क्लास 9 का मेंसुरेटिव पर। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।